हेलो बच्चों, दिस इज़ योर एजुकेटर मुस्कान शर्मा फ्रॉम विद्यापंत एकेडमी। वेलकम टू आवर वन शॉट रिवीजन सीरीज। और आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं। जितने भी बेसिक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं जिससे कि हमारी लाइफ मेंटेन रहती है, हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है, उन सभी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है उसमें आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चार प्रोसेस ऐसे हैं जिनको हम बेसिक लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी फूड को इनटेक करती है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करती है, देन एब्जॉर्ब करती है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। फूड को इनटेक करना और देन उसको यूटिलाइज करना। जो फूड होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए और बॉडी को रिपेयर करने के लिए। क्योंकि बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं लगातार, उसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेल्स ऐसी होती हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं। तो उन डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोथ के लिए भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो सब इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी को मिलता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। ये तीनों रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है, इनटेक करता है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। और जितने भी ये फूड मटेरियल्स होते हैं बेसिकली मेनली ये हमारे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि अगर हम फूड मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे फूड के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं मेजर कंपोनेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को लार्ज क्वांटिटीज़ में पड़ती है, और कुछ होते हैं माइनर कंपोनेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें मेजर कंपोनेंट्स के बारे में तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये तीनों हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर हम वहीं बात करते हैं माइनर कंपोनेंट की, तो माइनर कंपोनेंट में हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स ये आ जाते हैं जिसकी ज़रूरत बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है। फूड के अलावा हम इनटेक करते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। ठीक है, वाटर हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो ये कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी इनटेक करती है, और ये जितने भी मटेरियल्स हमने देखे हैं ये सभी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो तरह के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओटो मतलब सेल्फ, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप से प्रिपेयर करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हम लोग अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। हमारी बॉडी अपना खाना अपने आप से नहीं बना सकती है, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना अपने आप प्रिपेयर करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना अपने आप से बनाते हैं, उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। Here the organism prepare their own food from simple inorganic substances like CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll। इस प्रोसेस में सनलाइट और क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और बाकी के कुछ हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से लेता है, यानी कि वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं दे कैन बी हर्बीवर्स और कार्निवर्स भी हो सकते हैं। तो जो हर्बीवर्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन जो कार्निवर्स हैं वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन वो हर्बीवर्स पे डिपेंड करते हैं, और उनको हर्बीवर्स तभी मिलेंगे जब प्लांट होगा। ठीक है, इसीलिए जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं दे डिपेंड अपॉन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं सभी एनिमल्स।
फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं। तो अब जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी अलग अलग टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, और ऑर्गेनिज्म उस डेड और डिकेइंग मैटर को अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करेगा और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसके एग्जांपल्स आ जाते हैं मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सब। ठीक है। सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर जो पैरासाइट होता है वो या तो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा या फिर होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेगा, और होस्ट की बॉडी से ही वो अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। सिर्फ जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को किल नहीं करता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर रहेगा या फिर बॉडी के अंदर रहेगा और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेगा विदाउट किलिंग द होस्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं लीचेस, लाइट्स एंड टेपवर्म। एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है अपना फूड डायरेक्टली इनटेक करता है, बॉडी के अंदर ही उस फूड को डाइजेस्ट करेगा और उसके बाद उसको वो एब्जॉर्ब करता है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं अमीबा, बर्ड्स, फिशेज, ह्यूमंस, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे चलता है। तो मैंने अभी बताया कि प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं, जिसमें कि वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है। प्लांट अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए डिपेंड करते हैं लाइट के ऊपर। तो प्लांट्स करते क्या है, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। ग्लूकोज को वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इनको साथ में ज़रूरत पड़ती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल यहाँ पे एक लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होता है। सनलाइट तो आ रही है प्लांट्स के पास, लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसकी हेल्प से प्लांट्स उस सनलाइट को ट्रैप कर सके। तो वो जो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए जिस पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जो होता है, वो हमारा क्लोरोफिल होता है। सो अगर हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से होती है। देयर आर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इन दोनों को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट बनाता है ग्लूकोज और साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चलती है। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की है, क्लोरोफिल के बारे में और दूसरा गैसेस एक्सचेंज के बारे में। तो आगे देखेंगे कि वो रिएक्शंस होती कैसे हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि प्लांट CO2 इनटेक करते हैं, वाटर को मिला के उसके साथ ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप होता है कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, और वो प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो वाटर मॉलिक्यूल हमने देखा था उसको भी वो स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकली है वो यूज होगा किसमें, CO2 को रिड्यूस करने में। ठीक है। सो अगला स्टेप होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय एडिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। CO2 को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन बनी है वाटर की स्प्लिटिंग से वो यूज़ होगी ताकि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सके। एंड साथ में जो ऑक्सीजन बनेगी उसको प्लांट एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से कुछ हमारी रिएक्शन चलती है फोटोसिंथेसिस की। नाउ अगली चीज़ आती है क्लोरोफिल।
हमने बोला क्लोरोफिल एक लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को ट्रैप करके देता है प्लांट को ताकि वो उसको कन्वर्ट कर सके इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल होता क्या है। तो जो क्लोरोफिल है ये एक पिगमेंट है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जो प्लांट ग्रीन कलर का दिखाई देता है वो इसी क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देता है। अब ये क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है? ये क्लोरोफिल प्लांट सेल के अंदर होता है। जो प्लांट की सेल्स होती हैं उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। तो कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जो कि क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं और ऐसे प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। So, chlorophyll is green light harvesting pigment present in the leaves. तो अगर हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं इस तरीके से, तो इसमें हमें देखो लीफ की सेल्स में ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रही हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं ये ही हमारी क्लोरोप्लास्ट होती हैं और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल विच कंटेन क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल हमें लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके देती है। अगली चीज आ जाती है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? मैंने बोला कि प्लांट एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन बनती है जिसको वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो CO2 बनती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसको हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोज है, ये सब काम करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उनके पास तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज तो उनमें भी हो रहा है। तो उनमें ये गैसेस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा होता है इसके पास ये गार्ड सेल्स होती हैं। ये जो बीन शेप्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं हमें, दो सेल्स हैं, एक ये और एक ये, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। तो जो ये गार्ड सेल होती है ये, इनके बीच में एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये वाला पोर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पोर को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। तो यहाँ पे इस स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। जिस टाइम पे ये पोर ओपन होता है तब गैसेस एक्सचेंज होती है, एनवायरनमेंट से CO2 एंटर करेगी प्लांट में और प्लांट में जो ऑक्सीजन बनी है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। ठीक है। तो अब बात आती है कि स्टोमेटल पोर ओपन क्लोज होते कैसे हैं या फिर ये पूरा टाइम ओपन रहते हैं। तो जो स्टोमेटल पोर्स हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम होता है इन गार्ड सेल्स का। जो ये बीन शेप्ड सेल्स हैं ये स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने का काम करती हैं। कैसे करती है? स्टोमेटल की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है वाटर की मूवमेंट पे इनटू द गार्ड सेल। जब कभी भी गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर करता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम पूरी रात किशमिश पानी में भिगो के रखते हैं, किशमिश को सोख करके रखें पानी में, तो क्या होगा, सुबह अगर हम देखेंगे तो वो किशमिश स्वेल हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि उसके अंदर पानी एंटर किया है। सेम उसी तरीके से अगर सेल्स के अंदर पानी एंटर करेगा तो ये सेल्स भी स्वेल हो जाएंगी। तो ये सेल्स इस तरीके से बंद होती हैं। लेट सपोज ये हमारी गार्ड सेल है, इस तरीके से बंद है। जब भी पानी इनके अंदर एंटर करेगा तो ये गार्ड सेल स्वेल होगी और स्वेल होके प्रेशर की वजह से इस तरीके से ये ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे स्टोमेटल पोर ओपन हुआ है, ठीक है, इस तरीके से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। जब ये पोर ओपन होगा गैसेस एक्सचेंज होगा। उसके बाद इन गार्ड सेल्स में से जब पानी बाहर मूव कर जाएगा तो उसके बाद ये सेल्स श्रिंक हो जाएंगी। श्रिंक होने की वजह से जो प्रेशर बना था वो खत्म हो जाएगा। अब ये सेल्स वापस इस तरीके से एक साथ आ जाएंगी श्रिंक होने की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारा स्टोमेटल पोर यहाँ पे ओपन हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से जो गार्ड सेल होती हैं वो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। इसी वजह से इसको हम गार्ड सेल बोलते हैं, क्योंकि ये स्टोमेटल पोर को गार्ड कर रही हैं। तो ये तो थी बात स्टोमेटा की। अब अगली चीज हमारे पास आ जाती है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, प्लांट्स में हमने देख लिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरीके से प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, अमीबा क्या होता है। अब अगली चीज आ जाती है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो अमीबा जो होता है इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडियाज। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है सूडोपोडिया।
स्यूडो यानी कि फॉल्स, एंड जो पोडिया टर्म है इसका मतलब होता है फीट। तो जो हमारा अमीबा होता है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है अपनी बॉडी से, जिनको हम फॉल्स फीट बोलते हैं। ये फॉल्स फीट उस अमीबा को मूवमेंट में भी हेल्प करता है और अपने फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये बीच में न्यूक्लियस है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यही हमारे सूडोपोडियाज होते हैं, ठीक है। यही क्या है, हमारे सूडोपोडियाज हैं। तो अब अमीबा फूड कैसे ट्रैप करता है? लेट सपोज ये हमारा अमीबा है, ये मूवमेंट कर रहा था, तो इसको यहाँ पे मिला कुछ फूड पार्टिकल, ये हमारे अमीबा का फूड पार्टिकल है, ठीक है। तो अब ये अमीबा क्या करेगा, जो इसके सूडोपोडियाज है ना, इसको फूड पार्टिकल के चारों तरफ फैला लेगा। कैसे? ये हमारा फूड पार्टिकल है और ये अपने सूडोपोडियाज को इस तरीके से इसके चारों तरफ फैलाएगा, ठीक है। और अब ये पूरा इस फूड पार्टिकल को अपने सूडोपोडियाज में बंद कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। यानी कि ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से, और इसने इस फूड पार्टिकल को इस तरीके से एक वैक्यूल में बंद कर लिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। जो ये स्ट्रक्चर बना है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, क्योंकि ये एक वैक्यूल बनाया है इसने, जिसके अंदर इसने अपने फूड पार्टिकल को ट्रैप किया है। अब इसी फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा अब इस फूड पार्टिकल को, अपने फूड को डाइजेस्ट करेगा, इसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, और जो बचा हुआ होगा अनवांटेड, जो बचेगा मटेरियल पीछे, उसको पीछे की तरफ छोड़ता हुआ आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें न्यूट्रिशन देखने को मिलता है अमीबा के केस में। तो ये तो बात थी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। अब अगली चीज आ जाती है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में, कि एक ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। मतलब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है ऑफ वेरिंग डायमीटर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब इसी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि हेल्प करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उस फूड के डाइजेशन में। तो अब अगर इसके पार्ट्स की हम बात करें तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ये स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, ठीक है। माउथ के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे ईसोफेगस। ईसोफेगस फूड को लेके जाती है स्टमक में, स्टमक से फूड जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली फूड एनस की हेल्प से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जो कि अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड बचता है। यानी कि दो ओपनिंग्स हैं यहाँ पे। जो माउथ है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, यानी कि फूड को इनटेक करने के लिए, और जो एनस है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ इजेशन, यानी कि फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए। वहीं अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट वन इज लिवर। लिवर के बाद हमारे पास आता है पेनक्रियाज, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड द लास्ट वन इज इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है इसका काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना, माउथ में प्रेजेंट होता है ये। लिवर का काम होता है बाइल जूस बनाना,
पैनक्रियाज का काम होता है पैनक्रिएटिक जूस बनाना, और गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ये बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इनका काम होता है इंटेस्टिनल जूस बनाना। इंटेस्टिनल जूस, और इसका दूसरा नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनाल के और डाइजेस्टिव ग्लैंड के। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। तो कुछ इस तरीके से हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से। ठीक है, माउथ से हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, ओरल कैविटी, और ये हमारी ईसोफेगस है। तो जो ईसोफेगस है ये ओपन होती है हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक जो होता है, हम बोलते हैं कि हमारा स्टमक एक एक्सपेंडेबल बैग होता है, जे शेप्ड। ठीक है, तो जो हमारा स्टमक है ये एक जे शेप्ड एक्सपेंडेबल बैग होता है, इसकी शेप जे जैसी दिखाई देती है। दूसरी चीज़, ये एक्सपेंडेबल होता है, अपने साइज में एक्सपेंड कर सकता है। और ये जो हमारा स्टमक है ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? डुओडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, इलियम एंड जुजेनम। तो जिस पार्ट में स्टमक ओपन होता है वो होता है डुओडेनम, विच इज़ अ सी शेप्ड ट्यूब। इस तरीके से कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है डुओडेनम का। यहाँ पे इस तरीके से डुओडेनम अटैच्ड होती है स्टमक से। ठीक है, ये जो सी शेप्ड ट्यूब दिखाई दे रही है ये हमारी डुओडेनम है, और यहाँ से निकलती है हमारी इलियम एंड देन जुजेनम। इलियम एंड देन जुजेनम, जो कि ओपन हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी जुजेनम है जो कि, और ये इलियम है जो कि फाइनली ओपन हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। देन ये हमारी कोलोन है। इस तरीके से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये जो कोलोन है ये फाइनली ओपन होती है रेक्टम के अंदर। ठीक है, ये एक बैग होता है रेक्टम जो कि फीकल मैटर को टेम्परेरीली स्टोर करता है, इसको हम रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ये, और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस, जिससे कि फाइनली हमारा अनवांटेड, अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सीकम। सीकम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी कोलोन है, सेम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था ये डुओडेनम था। यहाँ पे थी हमारी जुजेनम, और दिस वन इज इलियम, और ये था हमारा जे शेप्ड एक्सपेंडेबल स्टमक, एंड दिस वन इज ईसोफेगस। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, इसके साथ जुड़े हुए होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा लिवर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है,
पित्त की थैली जिसको हम बोलते हैं, गॉल ब्लैडर का काम होता है जो बाइल जूस लिवर बनाता है उस बाइल जूस को ये गॉल ब्लैडर स्टोर करता है और यहाँ पे उसको कंसंट्रेट करता है, और जब भी ज़रूरत होती है, जब भी फूड डाइजेस्ट करना होता है, तो ये उस बाइल जूस को भेज देता है डुओडेनम के अंदर। यानी कि जो हमारा लिवर है उसकी सिक्रीशन और पैनक्रियाज की सिक्रीशन, दोनों की ही सिक्रीशन रिलीज होती है डुओडेनम में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है हमारी पैनक्रियाज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। ये हमारी ईसोफेगस है, ये स्टमक है, देन यहाँ डुओडेनम दिख रही है, ये यहाँ पे इलियम जुजेनम, देन इलियम, ये कोलोन, ये होता है रेक्टम, और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम हर पार्ट में बात करते हैं कि किस पार्ट में कैसे डाइजेशन होता है, किस एंजाइम की हेल्प से होता है, और आगे किस तरीके से प्रोसेस प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले पहला पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का विच इज माउथ। माउथ के अंदर जो फूड है टीथ की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि टीथ क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं अच्छे से, और टंग की हेल्प से उस फूड को मिक्स कर देते हैं सलाइवा में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेस्टिकेशन ऑफ फूड। टंग और टीथ एक दूसरे के साथ मिलके जो हमारा फूड हमने इंटेक किया है, इंजेस्ट किया है, उसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से सलाइवा के साथ। क्योंकि जो सलाइवा होती है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इस सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। जो भी हमने स्टार्च खाया है, टोटल में से 30% स्टार्च ये सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है, बाकी का बचा हुआ 70% होता है आगे। ठीक है, उसके एंजाइम्स आते हैं पेनक्रियाज से हमारे। ठीक है, यहाँ पे 30% डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो अब यहाँ से फूड जो है उसको पास कर दिया जाता है ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, ईसोफेगस फूड पाइप है हमारी जिसका काम है फूड को माउथ से स्टमक में लेके जाना। तो अब स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक तो होता है हमारा HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा इसमें प्रेजेंट होती है म्यूकस जिसका काम होता है स्टमक की लाइनिंग को HCl से बचाना, क्योंकि HCl एक एसिड है। एसिड अगर कहीं स्किन पे गिर जाए तो स्किन जल जाती है। अब बॉडी भी तो, स्टमक भी तो बॉडी का ही पार्ट है ना, अब उसके अंदर एसिड भरा हुआ है तो उसको भी जलाएगा। तो उसको जलने से बचाने के लिए, HCl के एक्शन से बचाने के लिए स्टमक रिलीज करता है, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स म्यूकस रिलीज करते हैं जो कि स्टमक को कोट कर लेते हैं अंदर से, ताकि HCl अंदर जला ना पाए स्टमक की लाइनिंग को। ठीक है, और तीसरी चीज इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती है एक एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिन, और ये पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है ये। ठीक है, सो यहाँ पे 3 चीजें हैं। पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। पेप्सिन को फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम की फॉर्म में, तो उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है HCl, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक pH पे ही काम करता है। ठीक है, और जो म्यूकस है हमारी वो स्टमक को HCl के एक्शन से बचाती है। और यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद पार्शियली जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो भेज दिया जाता है अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं डुओडेनम में। तो यहाँ पे डुओडेनम में जो फूड है उसको बाइल के साथ और पेनक्रिएटिक जूस के साथ मिक्स किया जाता है। बाइल आता है लिवर से, पेनक्रिएटिक जूस आता है पेनक्रियाज से। तो जो बाइल है वो क्या करता है, वो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करता है, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, क्योंकि फैट लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इतने बड़े ग्लोब्यूल को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इसीलिए बाइल जूस उस बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो जो हमारा बाइल जूस है वो बड़े फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। और जो हमारा पेनक्रिएटिक एंजाइम है, पैनक्रिएटिक जूस जो है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये भी आगे काम करते हैं। ट्रिप्सिन भी हमारा एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। और जो हमारा लाइपेज है ये लिपिड्स को यानी कि फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि बाइल जूस ने जो अभी फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट किया है, ये लाइपेज एंजाइम उसको अच्छे से अब डाइजेस्ट करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में।
नाउ यहाँ से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे वाले पार्ट यानी कि जुजेनम एंड इलियम में। वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो उसके अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टिनल जूस। अब यहाँ पे देखो, अभी तक जो डाइजेशन हो रहा था, जितने भी एंजाइम्स थे, उन सब ने क्या किया, उन सब ने बड़ी बड़ी फोम को एक छोटी फोम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो फोम ऐसी नहीं थी जिसको कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं वो एकदम छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रेक कर देंगे सारी चीज़ों को। कार्बोहाइड्रेट्स को कर देंगे मोनोसेकेराइड में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स को ब्रेक कर देंगे अमीनो एसिड में, और जो हमारे फैट्स हैं उसको ब्रेक कर देंगे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर डाइजेशन कंप्लीट होता है। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड में। अब अगली चीज़ आती है फूड का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइम साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसकी वॉल में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसको हम विलाई बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को अगर हम देखें इंटरनल साइड से तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें दिखाई दे रही है ये होती है विलाई। ये जो विलाई है इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए जो अवेलेबल सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देना। क्योंकि मैं एक तो बोलूँ कि इंटेस्टाइन की वॉल ऐसी है, एक मैं बोलूँ कि ऐसी है, तो सरफेस एरिया तो ज़्यादा इसका आएगा ना। ठीक है, तो इस विलाय का काम है एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल जो सरफेस एरिया होता है उस एरिया को बढ़ा देना ताकि फूड आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। अब ये फूड एब्जॉर्ब होकर जाएगा कहाँ, तो जो ये विलाय है इसके अंदर नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का और लिम्फ वेसल्स का। ठीक है, लिम्फ और ब्लड कैपिलरीज का बहुत नेटवर्क होता है इसके अंदर, जिसके अंदर की फूड एब्जॉर्ब होके जाता है। जो हमारे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब होके जाते हैं हमारी ब्लड वेसल के अंदर, और जो फैट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लिम्फ वेसल के अंदर। ठीक है, और अब यहाँ पे जो अनएब्जॉर्ब फूड बचता है उसको पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे इस अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद भी जो मटेरियल बच जाता है, वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, उसको भेज दिया जाता है रेक्टम में। ठीक है, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर पास कर दिया जाता है। उससे पहले टेम्परेरीली ये फीकल मैटर स्टोर होता है रेक्टम के अंदर। अब जब रेक्टम हैवी हो जाता है तो बॉडी से बाहर इस वेस्ट मटेरियल को पास कर दिया जाता है फीकल मैटर की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफेकेशन। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो हम लोग जनरली रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, है ना। जैसे रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अलग अलग कैसे होती हैं? जब हम बोलते हैं ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग का मतलब होता है इसमें दो चीज़ें आती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि हमने सांस को अंदर लिया और बाहर छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना, उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो रेस्पिरेशन थोड़ा अलग होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो भी फूड हमने इनटेक किया, हम बोल रहे थे कि फूड की हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, तो हमने डाइजेशन में देखा कि फूड हमने खा तो लिया और उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वही एब्जॉर्ब करते ही एनर्जी थोड़ी मिलती है। अब जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यूज़ करके उस फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे और उसी की हेल्प से उसमें से रिलीज होती है एनर्जी, जिसको कि हमारी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर कर लेती है। इसीलिए हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी बोला जाता है एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसमें फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है जो कि बॉडी की सेल्स के अंदर होता है, और सेल के कौन से पार्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस चलता है फूड को ऑक्सीडाइज करने का, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं
हम लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो अब उस पैसे को हम स्टोर करके रखते हैं, वो पैसा हमारी करेंसी है, उसको हम स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हम उस पैसे के बदले कोई भी चीज़ परचेज कर सकें। उसी तरीके से एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। हम हमारी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी हमें कहीं पे भी कुछ भी काम करना है तो उस एटीपी से हम एनर्जी को यूज़ कर सके। तो उसको हम एक एनर्जी करेंसी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। कैसे करते हैं? जो ये एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एटीपी में। अब एटीपी बनता कैसे है? दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एडीपी, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इन दोनों को एनर्जी की हेल्प से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एटीपी में, ठीक है। अब ये एटीपी बॉडी में स्टोर रहेगा और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इस एटीपी को हम हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर की हेल्प से और इसको कन्वर्ट कर देंगे एडीपी और पीआई में, जिस प्रोसेस में रिलीज होती है एनर्जी। और इस एनर्जी को हमारी बॉडी की सेल्स, मसल्स यूज़ कर लेती हैं जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. When the cells need energy, ATP is broken down in the presence of water from ADP and energy is released. Now, जो respiration का process होता है ये दो types का होता है, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration होता है which takes place in the प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जो एनर्जी निकलती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिखाई दे रही है, इसमें क्या दिखाया है कि जो ग्लूकोज है इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पहले पायरूवेट में और एनर्जी में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। ये रिएक्शन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सेम चलती है। अब आगे क्या होगा इसका वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। तो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरूवेट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। और अगर देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है अगर, तो उस केस में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये मेन डिफरेंस रहता है तीनों के केस में। जो ये एब्सेंस वाला रिएक्शन है ये हमें देखने को मिलता है ईस्ट सेल में, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस हमें देखने को मिलता है हमारी बॉडी की मसल सेल्स में, ठीक है। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। कभी कभी होता है ना जब हम लोग एकदम से अगर कुछ एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉक कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है, मस्कुलर क्रैम्प्स आने लगते हैं। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और उसी की वजह से हमें मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो जनरली ज़्यादातर सेल्स में हमें यही देखने को मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीनों चीज़ें बनती हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के केस में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरूवेट में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरूवेट में और फिर पायरूवेट जो है इसका कन्वर्जन किया जाता है CO2, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। तो जो ये वाला स्टेप था ग्लूकोज का पायरूवेट में कन्वर्जन, ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में,
ठीक है। उसके बाद जो ये नीचे वाला प्रोसेस था पायरूवेट का कन्वर्जन CO2 वाटर और एनर्जी में, ये वाला जो प्रोसेस होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैम्प साइकिल। ठीक है, जो कि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस पायरूवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये तो बात थी एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन कम होता है। इसमें बनता है या तो लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है हमें रिएक्शन? मसल सेल्स में और ईस्ट के अंदर। अगर हम मसल सेल में बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरूवेट में। ठीक है, अब ऑक्सीजन की कमी है जिसकी वजह से जो पायरूवेट है इसका कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ईस्ट सेल की तो ईस्ट सेल में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरूवेट में, ये स्टेप सेम चलेगा। बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे जो पायरूवेट है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। जो डोसा इडली का बैटर होता है उसको फर्मेंट करते हैं ना, राइस हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं बेकरी में तो उसमें भी ईस्ट डाल के फर्मेंट होने के लिए छोड़ते हैं ताकि जो बनाया है उन्होंने, डो जो बनाया है वो फर्मेंट हो जाए। वो इसी की हेल्प से करते हैं, क्योंकि जो ईस्ट है वो CO2 रिलीज करती है, जो बीच में वो स्पेसेस, एयर स्पेसेस जो बन जाते हैं ना राइजिंग के लिए जो बीच में एयर स्पेसेस बनते हैं वो इस CO2 की वजह से ही बनते हैं। इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। अल्कोहल बनाने के लिए भी ये ही प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल भी बन रहा है ना हमारा। ठीक है, सो ये तो बात थी हमारी रेस्पिरेशन की। अगली चीज़ आ जाती है हमारी ब्रीदिंग। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज पहले किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो होते हैं क्या? नोस्ट्रल्स, जो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स, जिनका काम होता है गैस को इनटेक करना, एयर को अंदर लेना। देन नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड देन डायफ्राम। ये सब पार्ट्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, एयर एंटर करती है हमारी नोस्ट्रल्स के थ्रू। देन हमारी नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है और छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। उनकी हेल्प से एयर को फिल्टर कर दिया जाता है ताकि अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हवा के साथ हमारे अंदर चले गए हैं तो वो वहीं पे बाहर ही रह जाए, अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज ना करे। उसके बाद एयर जाती है फेरिंक्स से होती हुई लैरिंक्स में, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और उसके बाद एयर फाइनली एंटर करती है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे इससे ऊपर हमारा फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स से एयर इधर आती है लैरिंक्स के अंदर। ये लैरिंक्स ही हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जो हम बोलते हैं ना वॉइस बॉक्स है, वो ये लैरिंक्स होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक हमें लेबलिंग दी हुई है एपिग्लोटिस। ये जो है ये एपिग्लोटिस होती है। एपिग्लोटिस क्या है? एक कार्टिलेजियस फ्लैप होता है। मान लो ये हमारा वॉइस बॉक्स है, इसके ऊपर इस तरीके से एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जो कि होता है एपिग्लोटिस। जब भी हम कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं ना, क्योंकि जो फेरिंक्स मैंने बताया ना, फेरिंक्स फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही जगह से पास होगी। जो खाना होता है वो इसोफेगस में चला जाता है पीछे की तरफ, और जो एयर है वो आगे की तरफ विंड पाइप में आ जाती है। तो अब सेपरेशन तो करना है, खाना अगर ट्रैकिया में चला गया तो बाहर कहाँ से आएगा? इसीलिए इस तरीके से हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज एपिग्लोटिस। तो जब भी हम कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं तो ये एपिग्लोटिस ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो स्वॉलो किया हुआ फूड है वो ईसोफेगस में ही जाएगा, हमारे ट्रैकिया में नहीं जाएगा। यही रीज़न है कि बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हमारा वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करता है, और अगर बात करते करते ये एपिग्लोटिस हट गया, हल्का सा हिल गया, तो खाना कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी कभी जब हम बोलते टाइम हंस पड़ते हैं, खाते टाइम हंसते हैं या बात करते तो कभी कभी खांसी आने लगती है, कफिंग होने लगती है, उसका रीज़न यही होता है। ठीक है, तो ये एपिग्लोटिस लैरिंक्स को कवर करने का काम करता है जब भी हम कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं उस टाइम। देन ये हमारा ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। अब ये ट्रैकिया के अंदर ये हमें कुछ रिंग्स दिखाई दे रही है,
है ना। ट्रैकिया के अंदर कुछ ये रिंग्स प्रेजेंट है। ये रिंग्स क्या होती हैं? ये होती हैं सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स, ठीक है। सी शेप्ड रिंग्स होती हैं जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। सी शेप्ड क्यों बोला? क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, सिर्फ आगे की तरफ होती है, पीछे नहीं होती हैं, पूरा राउंड उसको कवर नहीं करती हैं। अब ये प्रेजेंट क्यों होती हैं? ताकि जो हमारा ट्रैकिया है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, जब हम एक्सहेल करें तो वो कोलैप्स ना हो जाए। पाइप ही तो है, जब एयर का प्रेशर बाहर निकलेगा तो वो ऐसे चिपक जाएगी। अब उसको ऐसे कोलैप्स होने से बचाने के लिए ट्रैकिया जो होता है पैसेज, उसके अंदर ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट हमारी ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना करे। अब ट्रैकिया जो है हमारी इधर आके डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई। एक ब्रोंकाई एंटर कर जाती है राइट लंग में, दूसरी ब्रोंकाई एंटर कर जाती है लेफ्ट लंग में। अब ये जो ब्रोंकाई है ये आगे डिवाइड हो जाती है ब्रोंकियोल्स के अंदर, यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये जो ट्रैकिया थी ये डिवाइड करी है, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एंटर करी है हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है ये डिवाइड हो जाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, इस तरीके से यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगी इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई ऐसे। और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है हमारी ये डिवाइड हो जाती है इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। और टर्शरी ब्रोंकाई से निकलती हैं हमारी ब्रोंकियोल्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ब्रोंकियोल से निकलती है क्या? एल्वियोलर डक्ट, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं हमारी एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और इन्हीं एल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, एयर जो होती है वो सारी पास होती हुई इन्हीं एल्वियोलाई के अंदर पहुँचती है, ठीक है। इन एल्वियोलाई की जो वॉल होती हैं उनके अंदर एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, ताकि ब्लड और लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो सके। अभी इसके बारे में और डेप्थ में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि जो हमारी ट्रैकिया है प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, देन हमारी ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देती हूँ। ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, देन इसमें से निकलती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी के बाद है ये वाली टर्शरी ब्रोंकाई, देन ये हमारी ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकियोल टर्मिनेट होती हैं एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट फाइनली ओपन होती है एल्वियोलर सैक में यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब यहाँ पे हमें दी है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये लंग्स की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। किसकी मेम्ब्रेन होती है? लंग्स की मेम्ब्रेन होती है। लंग्स का प्रोटेक्शन का काम करती है ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। उसके बाद यहाँ पे एक प्लूरल फ्लूइड लेबल किया हुआ है। प्लूरल फ्लूइड क्या है? ये जो हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो जो इसकी दो लेयर्स होती है, इस तरीके से दो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच में ये एक कैविटी बनती है, ठीक है। ये एक खाली स्पेस है, इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? इन मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करना, विदर ऑफ होने से बचाता है इन मेम्ब्रेन्स को, क्योंकि ये दोनों मेम्ब्रेन्स हैं। हम लोग जब ब्रीदिंग करेंगे तो ये मेम्ब्रेन्स आपस में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगी तो ये पॉसिबल है कि विदर ऑफ हो जाए, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो इनके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है ये फ्लूइड, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारा होता है डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम का काम क्या है? हमें ब्रीदिंग में हेल्प करना। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है डायाफ्राम जो होता है, डोम शेप्ड होता है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये फ्लैटन हो जाता है, ताकि जो हमारा ये थोरेसिक चेम्बर जो है इसकी वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है, ताकि एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर आ सके। तो ये सब होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। अब अगली चीज़ आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग,
तो जो हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि हमारी ब्रीदिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है इनहेलेशन और साथ में होता है इसके एक्सहेलेशन। ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं ब्रीदिंग में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी कि ब्रीद इन करना, एक्सहेलेशन इज ब्रीद आउट। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है, जो एयर है वो कहाँ से कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ये प्रोसेस किया जाता है प्रेशर को चेंज करके, हमारे लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है उसको चेंज करके, क्योंकि एयर हमेशा मूव करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो जब कभी भी हमें ब्रीदिंग करना होता है उस टाइम पे हम हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसको कम कर देते हैं। कैसे कम करेंगे, जो थोरेसिक चेम्बर है हमारा उसकी वॉल्यूम को बढ़ा के, उसकी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो हमारा डायफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ये डोम शेप्ड से फ्लैट हो जाए, जिससे कि क्या होगा, जो ये एक्सिस है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इसके अलोंग थोरेसिक चेम्बर की वॉल्यूम बढ़ जाती है। ये वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो प्रेशर है हमारा लंग्स के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। और दूसरी चीज क्या होती है, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या करता है, हमारा डायफ्राम दोबारा से रिलैक्स करेगा, रिलैक्स होते ही ये जो फ्लैटन हुआ था फ्रॉम डोम शेप्ड, अगेन ये डोम शेप में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम बढ़ा था वो फिर से कम हो जाएगा। कम होते ही लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाएगा, तो अब एयर जो है वो लंग्स से बाहर मूव कर जाएगी। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलता है हमारा इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में इन ह्यूमन बींग्स पहले। ठीक है, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में दोनों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है, जिसकी हेल्प से मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जिस सिस्टम की हेल्प से ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। ये चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सबको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अगर हम ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो जो हमारा ब्लड होता है वो दो मेन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें एक होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरी चीज़ होती है फोम्ड एलिमेंट्स। इन दो चीज़ों से मिलके हमारा ब्लड बना हुआ होता है। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है, फ्लूइड जो मीडियम प्रोवाइड करता है ब्लड को, और फोम्ड एलिमेंट्स में तीन चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। एक हमारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरी हमारी डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी होती है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, क्योंकि जो हमारी आरबीसी है इसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। और जो हमारी डब्ल्यूबीसी है इसका रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, क्योंकि जितने भी हमारी इम्यून सेल्स होती हैं बॉडी की, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफाज, बहुत सारी इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं, वो सभी हमारी डब्ल्यूबीसी होती है।
ठीक है। सो WBC का रोल होता है डिफेंस या फिर इम्यून सिस्टम में। और लास्ट हमारी आ जाती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोई एक पर्टिकुलर सेल नहीं है, प्लेटलेट्स एक सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। मेगाकार्योसाइट नाम की एक सेल होती है जिसके फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स, उसकी फ्रेगमेंटेशन की वजह से प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है। तो जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग में। अगर कहीं पे भी कोई हमें इंजरी हो जाती है तो वहाँ से ब्लड लॉस को रोकने के लिए एक क्लोट बनता है जिसमें हमारी प्लेटलेट्स रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो जो ब्लड है हमारा ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो हमारा प्लाज्मा है ये फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं ये प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। रेड ब्लड सेल का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती हैं एंड इट किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। और जो हमारी प्लेटलेट्स हैं इनका काम होता है क्लोटिंग कराना, ठीक है, ताकि अगर कोई भी इंजरी हुई है वहाँ से जो ब्लड लॉस है वो रुक जाए, टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दो तरीके की होती हैं, एक तो होती हैं आर्टरीज और दूसरी होती हैं वेन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो तरीके की हैं, ठीक है। एक तो आ जाती हैं हमारी आर्टरीज और दूसरी होती हैं वेन, ठीक है। ये दो तरीके की ब्लड वेसल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं। जो हमारी आर्टरीज होती हैं इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं, ठीक है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। लेकिन वहीं हमारी वेन्स की अगर वॉल्स की हम बात करें तो इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती है। रीजन बीइंग जो आर्टरीज होती हैं इनका काम होता है ब्लड को बॉडी हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाना। यानी कि इसका काम है ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई करना। तो हम सबको पता है कि जो हार्ट है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, वो हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करता है। तो आर्टरीज को वो हाई ब्लड प्रेशर को बियर करना होता है। इसी वजह से इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, साथ साथ में इलास्टिक होती है ताकि रप्चर ना हो जाए। और वहीं जो हमारी वेन्स होती हैं इसका काम होता है क्या, इसका काम है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आना हार्ट तक, ठीक है। ये काम हमारी वेन्स करती हैं। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मोस्टली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। और जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है और CO2 की अमाउंट ज़्यादा होती है, ये वेन्स हमारी ऐसा ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। कुछ आर्टरी जैसे कि हमारी बॉडी में एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने बोला कि आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि ब्लड को लंग्स में लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, वो एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और वहीं पे जो हमारी पल्मोनरी वेन है जिसका काम है लंग्स से ब्लड को हार्ट में लेके आना, वो ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, हार्ट में लेके आती है। ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं हमारे आर्टरीज और वेन्स में। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसकी जो वॉल होती हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं। वहीं पे जो वेन्स होती हैं हमारी ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं, बॉडी के सारे पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट में लेके आती हैं। और इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती है क्योंकि बॉडी में घूमने के बाद जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती है ना उनको ज्वाइन करने का काम करती हैं ब्लड कैपिलरीज। कहने का मतलब क्या है कि अगर इधर से हमारी आर्टरी आ रही है हार्ट में से, तो और लेट सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे टिश्यूज, ठीक है, इधर हमारे टिश्यूज प्रेजेंट है या फिर हम बोल देते हैं सेल्स प्रेजेंट है,
ठीक है। और ये हमारी आर्टरी आ रही थी, तो आर्टरी जो है इधर आकर टिश्यू के पास डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क में, ठीक है। बहुत पतली होती हैं ये, और यहीं पे जो है एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का, यानी कि यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है टिश्यूज़ के पास, वो टिश्यूज़ डाल देते हैं ब्लड के अंदर, और जो भी न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन ब्लड लेकर आता है वो ब्लड दे देता है टिश्यूज़ को। यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन ब्लड लेके आता है वो यहाँ पे टिश्यूज़ को दे देगा, और यहाँ से जो हमारा टिश्यू है CO2 को दे देता है ब्लड के पास, ठीक है। तो ये जो बीच में ये एक नेटवर्क बनता है ब्लड वेसल्स का, इन्हीं को हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, यही हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, यानी कि जो हमारी वेन्स होती हैं वो आर्टरीज जो होती हैं कैपिलरी के नेटवर्क में ब्रेक होती हैं, और वो कैपिलरीज वेन बन के वहां से निकल जाती हैं। तो जो कैपिलरीज हैं नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर, यानी कि जो हमारी ब्लड कैपिलरी है आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब इधर इसी रीजन में होता है, कैपिलरी वाले रीजन में ही होता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा हार्ट। अब जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। जिस तरीके से हमारे घर में मोटर होती है ना उस पानी के लिए, उसी तरीके से बॉडी के अंदर हार्ट होता है एक पंपिंग ऑर्गन, जो कि क्या करता है ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, और इसका काम क्या है बॉडी के सारे पार्ट्स को ब्लड को पंप करना। अब जो हमारा हार्ट है इसके 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। 2 एट्रियाज होते हैं इसके अंदर और 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे हार्ट का। ये जो ऊपर वाले चेम्बर हमें दिखाई दे रहे हैं 2, एक ये और एक ये हमारे एट्रियम्स हैं, ठीक है। ये है राइट एट्रियम और ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और जो ये नीचे वाले चेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ये जो राइट और लेफ्ट वाला पोर्शन है ये पूरा सेपरेटेड होता है सेप्टम की हेल्प से, ठीक है। ये एक डिवाइडिंग वॉल दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरा जो राइट और लेफ्ट चेम्बर होता है ये पूरा हमारा डिवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ सेप्टम, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट रहे। जो हार्ट का हमारा राइट साइड होता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट तरफ में हमारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसा ज़रूरी इसलिए होता है ताकि दोनों ब्लड्स की मिक्सिंग ना हो। मिक्सिंग नहीं होगी तो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यू तक पहुंचेगा, ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, जैसे हमने पढ़ा था अभी, एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और अगर एनर्जी ज़्यादा बनेगी तो हम लोग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख पाएंगे, जैसा कि हमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स में देखने को मिलता है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोगों के अंदर बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हम लोगों में नहीं होती है। अब यहाँ पे आ जाता है वेना कावा। ये जो वेना कावा है इसका काम होता है बॉडी के बाकी के पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेके आना। जो हमारी वेन्स होती हैं वो ज्वाइन होकर वेना कावा बनाती हैं। तो 2 वेना कावा होती है। ये जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही है इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों वेना कावा ब्लड ला के डालती हैं इसके अंदर, यानी कि राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल लंग्स को ब्लड पंप करता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर देता है। यानी कि अगर मैं ब्लड फ्लो की बात करूं कि ब्लड फ्लो किस तरीके से चलता है, तो ब्लड फ्लो कुछ इस तरीके से चलता है। यानी कि जो हमारा बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी से ब्लड आता है
वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, राइट एट्रियम इस ब्लड को भेज देता है राइट वेंट्रिकल में, और अभी ये जो ब्लड आया है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, DO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को भेजता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। जब भी हम पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं उसका मतलब होता है हम लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेज देता है हमारे लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में जाके ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो अब लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन इनटू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा की हेल्प से इस ब्लड को पंप कर देगी अगेन हमारी बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ब्लड फ्लो चलता है सारे चेम्बर्स में और ब्लड वेसल्स में। यही सेम चीज हमें यहाँ बोली है दैट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स इज ब्रोट इनटू राइट एट्रियम बाय वेना कावा, ठीक है। आफ्टर दैट राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पासेस द ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। जब वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने की हेल्प से, कॉन्ट्रैक्ट करके उस ब्लड को भेज देगा पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में, ताकि उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया जा सके। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा थ्रू पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पास कर देगा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा हमारी पूरी बॉडी में थ्रू एओर्टा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि बॉडी से ब्लड आकर दोबारा से, मतलब टिश्यू से आके दोबारा से टिश्यू में जाने के लिए उस ब्लड को हार्ट से 2 बार निकलना पड़ा है, ठीक है। 2 बार वो ब्लड हार्ट से सर्कुलेट हुआ है, इसीलिए इस टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये डबल सर्कुलेशन ज़रूरी होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो। तो इस तरीके से कुछ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। अब अगर हम बात करें डबल सर्कुलेशन की, जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। ये हमारी वेन जो है बॉडी से ब्लड लेके आ रही है, वेना कावा में डाल रही है, और जो वेना कावा है इस ब्लड को दे देती है किसको? इधर राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर रहा है किसके पास? लंग्स के पास। वहाँ पे एक्सचेंज होगा। क्या एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन को डाल दिया जाएगा ब्लड के अंदर और CO2 को ब्लड में से निकाल लेंगे, जिसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से एओर्टा जो है इस ब्लड को पंप कर देगा कहाँ पे? हमारे टिश्यू के पास। तो 2 बार हार्ट में से ब्लड पास हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अब जैसे हमने ब्लड के बारे में बात की, उसी तरीके से बॉडी के अंदर एक फ्लूइड और होता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फ होता क्या है? मैंने बताया कि टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे टिश्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे टिश्यू हैं, और इधर प्रेजेंट है हमारी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। इधर हमारी ब्लड कैपिलरी है। तो इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। इस ब्लड कैपिलरी के अंदर फ्लो क्या करता है? ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, जिसके अंदर RBC भी होती है, WBC भी होती है, और प्लाज्मा है जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब यहाँ पे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, क्या एक्सचेंज होता है, हमारे टिश्यू से CO2 जाएगा ब्लड के अंदर, ब्लड ऑक्सीजन लेके आया है वो टिश्यू को मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज लेके आया है ये भी टिश्यू को मिलेगा, ठीक है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट टिश्यू ने बना रखा है वो जाएगा ब्लड के अंदर, ये एक्सचेंज चल रहा होता है। तो ज़रूरी तो नहीं है जितना मटेरियल टिश्यू से निकले सारा ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा, या फिर जितना मटेरियल ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के लिए निकला है वो सब टिश्यू में एंटर कर जाएगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो कि इस रीजन में लीक होके रह जाता है, ठीक है। कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो कि हमारा इस रीजन में लीक होके रह जाता है। तो जो ये लीक्ड मटेरियल होता है ना, ये जो यहाँ पे हमारा लीक्ड मटेरियल है, इसी को हम बोलते हैं क्या, लिम्फ। इसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फ यहाँ से ड्रेन होके चला जाता है लिम्फेटिक कैपिलरी में, और लिम्फेटिक कैपिलरी से चला जाता है बड़ी बड़ी लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। ये यहाँ से चला जाता है लार्ज लिम्फ वेसल्स में, और जो वो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो इसको डाल देती हैं वापस से वेना कावा में, ठीक है। इसको वापस से डाल देंगे वेना कावा में, यानी कि ये हमारे ब्लड से निकला था और वापस से जाके कहाँ पे मिल जाता है, ब्लड के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए लिम्फ का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम मिडल मैन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लिम्फ को, मिडल मैन बोलते हैं, क्योंकि ब्लड से निकलता है और ब्लड में ही ये मिक्स हो जाता है। दूसरी चीज़, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और ये उसी स्पेस में बनता है, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, लिम्फ भी बोलते हैं और टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। दूसरी चीज़, इसका कलर होता है पेल येलो, ठीक है। इट इज पेल येलो इन कलर। सो लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, या फिर हम बोल सकते हैं formed from the plasma which escape from the capillaries during exchange of material। मटीरियल के एक्सचेंज के टाइम पे जो प्लाज्मा कैपिलरीज में से निकल जाता है वही क्या बनता है, हमारा लिम्फ बनता है। अब इस लिम्फ में प्रेजेंट क्या क्या होता है, क्या क्या कॉम्पोजिशन क्या होती है इसकी, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, कुछ हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, इसके अलावा WBC जो साइज में छोटी होती है लिम्फोसाइट वो भी निकल के इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो WBC, वेस्ट मटेरियल, हॉर्मोन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होती है, लेकिन RBC नहीं होती है लिम्फ के अंदर, ठीक है। RBC नहीं होती है, इसी वजह से इसका कलर रेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा लिम्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, एंड फिशेस। तो जो हमारे मैमल्स और एव्स होते हैं इनके अंदर जो हार्ट है, एव्स यानी कि बर्ड्स, जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैमल्स में, इसके अलावा एव्स में यानी कि बर्ड्स में, और एक हमारा क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन है। इन सब के अंदर जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। कैसा हार्ट होता है इन सब में, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद हम अगर बात करें बाकी के बचे हुए रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, क्योंकि क्रोकोडाइल में तो 4 चेम्बर्ड है ना, और हमारे एम्फीबियंस, इनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है, इसीलिए इनके अंदर एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट तो होंगे लेकिन पार्शियल सेपरेशन होगा, मिक्स हो जाएगा ब्लड एक टाइम के बाद, इसीलिए इनके अंदर देखने को मिलता है हमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और 4 चेम्बर्ड वालों में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, एफिशिएंटली एनर्जी प्रोडक्शन कर पाते हैं, और इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं होम्योथर्म या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। वहीं अगर हम इनकी बात करें 3 चेम्बर्ड वालों की, इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, इतना एफिशिएंटली एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पॉइकिलोथर्म।
या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो समर स्लीप और विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, जिसको हम एस्टाइवेशन एंड हाइबरनेशन बोलते हैं। एस्टाइवेशन इज समर स्लीप एंड हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप। ज़मीन में गड्ढे बना के उसके अंदर जाके छुप जाते हैं, ठीक है। और एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, बॉडी एक इनकी इनएक्टिव सी हो जाती है। और लास्ट हमारी आ जाती हैं फिशेस, जिनको हम पाइसेस बोलते हैं। फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड होता है, ठीक है। इनके अंदर जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड होता है, और इनके अंदर हमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो टिश्यू से ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर आता है। हार्ट उस ब्लड को गिल्स में पंप कर देता है, और गिल्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके दोबारा से टिश्यू में पंप कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इनके अंदर देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स की बात हो गई है, अगली चीज़ आ जाते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, वाटर का, मिनरल्स का, फूड मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन इनके अंदर होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं इनके अंदर, जिसको हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू की हेल्प से होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है उसका काम होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से, रूट से प्लांट बॉडी के बाकी के पार्ट्स में सर्कुलेट करने का काम होता है किसका, जाइलम का। सो इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। कंपोनेंट्स होते हैं 4 जाइलम के, कौन कौन से, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से ये बाकी के 3 वेसल, ट्रैकीड्स एंड जाइलम फाइबर जो है ये तीनों डेड होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग होता है सिर्फ, ठीक है। तो जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट में एंटर करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से। सराउंडिंग एरिया में जो सॉइल होती है उसमें से रूट के अंदर एंटर करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, जो ऊपर सनलाइट होती है उसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है, पानी वो ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से जो सक्शन फोर्स होती है उसकी वजह से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं रूट से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो बात थी वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट की। अगली चीज़ आ जाती है फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। तो जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास फ्लोएम। तो फूड मटेरियल बनता कहाँ है, लीव्स में बनता है। फोटोसिंथेसिस की साइट होती है लीव्स, तो वहीं पे हमारा फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है। तो वहाँ से फूड को बाकी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, उसी तरीके से फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फ्लोएम के भी टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, ये तीनों लिविंग होते हैं, और जो ये फ्लोएम फाइबर है ये डेड होता है, ठीक है। सो फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर टू द फ्लोएम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो फूड लीव्स में बनता है उसको भेज दिया जाता है कहाँ पे, फ्लोएम के अंदर, एनर्जी को यूज़ करके, क्योंकि मॉलिक्यूल बड़े होते हैं तो एनर्जी लगती है इस प्रोसेस में, एक्टिव प्रोसेस होता है ये, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो फ्लोएम में एंटर कर जाता है, जिसकी हेल्प से फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी कि पहले एटीपी की हेल्प से फूड को भेजा जाता है फ्लोएम के अंदर। अब क्या होगा, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पानी है वो जाइलम से निकल के फ्लोएम में एंटर करने लग जाएगा। अब उस पानी के प्रेशर की वजह से जो फूड है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है फ्लोएम के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वाटर के प्रेशर की हेल्प से जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के बारे में। तो एक्सक्रीशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी बनता है, जैसे कि CO2। इसके अलावा जो हमने प्रोटीन्स इनटेक किए हैं, या फिर हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA, RNA, उनके मेटाबॉलिज्म की वजह से भी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। सो जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है मेनली उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए होता है, ठीक है।
तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उस सारे को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस थोड़ा ईजी होता है। ईजी इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस है सीधा सीधा डिफ्यूजन की हेल्प से हो जाता है। सिंगल सेल है, उसी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, डिफ्यूजन की हेल्प से बॉडी से बाहर निकाल दिया वेस्ट प्रोडक्ट को। लेकिन प्रॉब्लमेटिक होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम लोग हैं। हमारे अंदर एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। एक पेयर किडनीज का, 1 पेयर ऑफ यूरेटर जो ट्यूब निकलती हैं दोनों किडनी से, 1 यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन को कलेक्ट करती है, और लास्ट में यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जिसकी हेल्प से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, उसी तरीके से किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हर किडनी के अंदर कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। ठीक है, देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी। ठीक है, तो अब अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 2 हमारी बीन शेप्ड किडनी होती हैं। ठीक है, एक ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे दोनों का तो देखो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे बनी हुई है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है ना। डायग्रामेटिक मिस्टेक नहीं है, राइट किडनी एक्चुअल में हमारी बॉडी में लेफ्ट से थोड़ी नीचे होती है। रीज़न बीइंग इसको लिवर को एकोमोडेट करने के लिए स्पेस बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर लिवर होता है, इसीलिए राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से। अब ये किडनीज के ऊपर हमें ये पिरामिड शेप्ड ग्लैंड दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये पिरामिड शेप्ड ग्लैंड क्या होता है, ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है। अब यहाँ पे किडनी के अंदर ब्लड को लेके आया जाता है, नेफ्रॉन की हेल्प से उस ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड बनता है उसको भेज दिया जाता है एओर्टा से, किडनी से बाहर। यानी कि ये हमारी वेना कावा दिख रही है, इंफीरियर वेना कावा, और ये है हमारा एओर्टा। ठीक है, डोर्सल एओर्टा होता है। ये डोर्सल एओर्टा ब्लड लेके आता है किडनी में और यहाँ पे डिवाइड हो जाता है रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी की हेल्प से दोनों किडनीज में ब्लड दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद किडनीज ब्लड को फिल्टर करेंगी, फिल्टर करके ब्लड वहाँ से निकलेगा रीनल वेन की हेल्प से। ये रीनल वेन हमारी, ये वाली जो निकल रही है पीछे, इसके पीछे है रीनल आर्टरी के, और ये जुड़ के बना लेती है इंफीरियर वेना कावा और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। अब जो ब्लड फिल्टर होगा अंदर फिल्ट्रेट बचेगा, तो जो फिल्ट्रेट है वो आता है यूरिन की फॉर्म में इधर। ये यूरेटर है, यूरेटर से होते हुए वो आता है इधर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना, होल्ड करके रखना। कब तक होल्ड करके रखना, इसकी कैपेसिटी होती है 300 मिलीलीटर्स, यानी कि ये 300 मिलीलीटर्स यूरिन को होल्ड करके रख सकता है। जब यूरिन 300 मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इस पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हमें नेचर्स कॉल का पता चलता है। और ये है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटस। ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मियाटस, जिसके थ्रू यूरिन को बॉडी से बाहर पास आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब जो हमारी किडनी होती है ना, इसमें 2 रीजन होते हैं, एक तो होता है मेड्यूला और दूसरा होता है कोर्टेक्स। अगर मैं हमारे किडनी की स्ट्रक्चर की बात करूँ, कुछ इस तरीके से किडनी दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके की कुछ शेप होती है। अब इस किडनी के अंदर आती है, एंटर करती है, एक तो हमारी रीनल आर्टरी ऐसे करके, ये हमारी रीनल आर्टरी है, इसका काम क्या है, ब्लड को लेके आना। ठीक है, एक इसमें से निकलती है क्या, रीनल वेन। ठीक है, यहाँ से निकलती है रीनल वेन जो कि ब्लड को इससे लेके जाती है।
और थर्ड इसमें से निकलती है ट्यूब विच इज यूरेटर, इस तरीके से। ये यूरेटर जो होता है इसका काम होता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके आना, ठीक है। अब ये जो हमारी किडनी है ना, इस किडनी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये किडनी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो इसका ये बाहर वाला रीजन है, ये वाला डॉटेड बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा रीजन है पेरिफ्री की तरफ, इस रीजन को हम बोलते हैं कोर्टेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इस रीजन को? कोर्टेक्स। और जो बीच वाला ये रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं मेड्यूला। इस रीजन को हम बोलते हैं मेड्यूला। इसके अंदर कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड या फिर मेड्यूलरी पिरामिड। इन्हीं पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी नेफ्रॉन्स। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारा किडनी का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। मैंने बोला कि नेफ्रॉन जो है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो हर नेफ्रॉन के पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये जो रेड कलर की है ना, ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि नेफ्रॉन के साथ में लगी हुई होती हैं। और ये हमारी येलो कलर की जो है, ये नेफ्रॉन की ट्यूब होती है पूरी। ये जो यहाँ पे हमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है क्या? ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है। और जो ये दिखाई दे रहा है ना नेटवर्क कैपिलरीज का, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी। जो हमारा ब्लड होता है ना, इसी में से फ्लो होके निकलता है। एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड इसमें एंटर करेगा, यहाँ पे घूमेगा और फिल्टर होके आ जाएगा इधर, यानी कि जो फिल्ट्रेट बनेगा जिसके अंदर यूरिया है, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्रेजेंट है, वो फिल्टर होके कहाँ आ जाएगा? इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो चला जाएगा एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आगे, ठीक है। अब जो हमारा फिल्ट्रेट बना है, वो फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल से होता हुआ निकलेगा पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी के अंदर, ठीक है। पीसीटी से इस ब्लड को पास कर दिया जाएगा हेनलेज लूप में। ये जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये हमारा होता है हेनलेज लूप। इस हेनलेज लूप में इसको पास कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये हमारी हेनलेज लूप है, इसकी दो लिम्ब है। एक तो होती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो ये नीचे की तरफ जा रही है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें से फिल्ट्रेट पास होता है, देन वो आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और फिर कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरेटर तक पहुंचता है, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स होते हैं किसके? हमारे नेफ्रॉन के। इन पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेट बन तो गया लेकिन अब वो पूरा का पूरा फिल्ट्रेट बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं यूरिन की फॉर्म में, उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है? वो फिल्टर्ड प्लाज्मा ही होता है। ब्लड का जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होके इसमें आ जाता है बिना प्रोटीन्स के। तो उसके अंदर हमारे सभी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत चीज़ें प्रेजेंट है। अब वो हमने न्यूट्रिशन में इनटेक करी है तो उसको बॉडी से बाहर थोड़ी निकाल देना है, इसीलिए उन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बन के आया है उसमें से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, इसीलिए पास में इसके ब्लड कैपिलरी है ताकि वो रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाए वापस से। तो यहाँ पे जो ये हमारा पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, इनके अंदर प्रोसेस क्या चलता है? रीअब्जॉर्प्शन का। जो हमारा पीसीटी है उसके अंदर पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर इस फिल्ट्रेट को आगे पास कर देते हैं कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट में। क्या बोला है हमें यहाँ पे कि जो नेफ्रॉन है हमारी, उसके पास कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, कंटेनिंग अ बंडल ऑफ कैपिलरीज, जिनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या फिर ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। अब जो बोमेन्स कैप्सूल है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिलती है। वो जो पूरा स्ट्रक्चर था ना हमारा, पीसीटी थी, लूप ऑफ हेनले था, डीसीटी था, उस सबको इसने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोला है कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है ये उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है, जो कि फाइनली जाके खुलती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर।
तो जो रीनल आर्टरी है इट ब्रिंग्स ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू किडनी, ठीक है। रीनल आर्टरी नाइट्रोजनस वेस्ट से भरा हुआ ब्लड कहाँ लेके आती है, किडनी में लेके आती है। यहाँ पे इस ब्लड को फिल्टर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, और जो फिल्टर्ड ब्लड होता है, जो कि साफ कर दिया है हमने, नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल दिया है जिसमें से, उसको वापस से हम कहाँ भेज देते हैं, रीनल वेन में, ताकि वो ब्लड वापस बॉडी में पहुँच जाए, ठीक है अभी भी बॉडी के अंदर ही, मतलब किडनी से निकल जाए। तो अब जो फिल्ट्रेट बना है ब्लड, क्योंकि फिल्टर तो हुआ है तो वहाँ पे फिल्ट्रेट तो बना है, अब जो ये फिल्ट्रेट बना है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को पास कर दिया जाता है यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। कब तक स्टोर करके रखा जाता है, अंटिल अ पर्सन यूरिनेट्स, जब तक एक पर्सन यूरिनेट नहीं करता है तब तक उस यूरिन को कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। सो फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इट इज पास्ड आउट एज यूरिन थ्रू यूरेथ्रा। अब यूरिनरी ब्लैडर से इसको फिल्ट्रेट को बॉडी से बाहर पास कर दिया जाता है थ्रू यूरेथ्रा, और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स थे जैसे कि ग्लूकोज था, अमीनो एसिड्स थे, सॉल्ट्स थे, इन सबको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रीअब्जॉर्ब करके हम कहाँ भेज देते हैं, वापस से इसको ब्लड में भेज देते हैं एंड अराउंड द नेफ्रॉन्स एंड इट गोज इनटू रीनल वेन। तो ये सारा प्रोसेस चलता है हमारा एट द टाइम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ है ना अभी, उसमें 3 स्टेप्स हुए हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हुए हैं? जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, जिसमें हमने ब्लड को फिल्टर किया और उसमें से प्लाज्मा निकाल लिया विदाउट प्रोटीन्स। सेकेंड स्टेप आया हमारा रीअब्जॉर्प्शन का, जिसमें हमने क्या किया, जो हमने ज़रूरी चीज़ें गलती से फिल्ट्रेट में निकाल दी थी उसको दोबारा से हमारी बॉडी ने रीअब्जॉर्ब कर लिया। और तीसरा स्टेप आता है हमारा सिक्रीशन का। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें अब भी ऐसी होती हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो कि किडनी में रह जाती हैं, किडनी के रीजन में, मतलब नेफ्रॉन से बाहर। तो किडनी क्या करती है, उन चीज़ों को वापस से फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर देती है, ठीक है। उन चीज़ों को क्या करेगी, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयंस हैं, H पॉजिटिव आयंस हैं, जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो उन चीज़ों को, यूरिया है, किडनी वापस से किस में भेज देगी, फिल्ट्रेट के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सिक्रीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में एक्सक्रीशन की। एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो तो हमने देख लिया। अब प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं है, तो प्लांट के अंदर वेस्ट बनता क्या है। पहला वेस्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है ऑक्सीजन, प्लांट को उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा वेस्ट, प्लांट कुछ अमाउंट में CO2 भी एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, क्योंकि प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि जितनी CO2 प्लांट एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं ना, उससे ज़्यादा CO2 को वो उससे ज़्यादा CO2 को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें देते हैं, ठीक है। तो प्लांट में गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन, जो कि गैसेस है तो स्टोमेटल पोर के थ्रू एक्सचेंज कर लेता है प्लांट, ठीक है। उसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं है गैसेस के अलावा, तो प्लांट क्या करता है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी उन लीव्स में स्टोर कर देता है जिसको कि प्लांट को शेड करना है। जो लीव्स पुरानी हो चुकी हैं उनके अंदर, या फिर जो लीव्स गिरने वाली हैं, जो पत्तियां गिरने वाली हैं, प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को उन पत्तियों में ले जाके स्टोर करता रहता है। फिर जब वो पत्ती टूट के गिरती है प्लांट से, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लांट से निकल जाता है, ठीक है। और तीसरा तरीका प्लांट यूज करता है जाइलम के अंदर। जो जाइलम है हमारा डेड है, मोस्टली पार्ट उसका डेड है एक्सेप्ट फॉर जाइलम पैरेन्काइमा। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पुराने जाइलम में, ओल्ड जाइलम के अंदर प्लांट स्टोर कर देता है एज गम्स, रेजिन्स, ठीक है, गम्स और रेजिन्स की फॉर्म में, ठीक है। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्लांट रिमूव कर देता है रूट्स की हेल्प से। रूट्स की हेल्प से भी प्लांट कुछ वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।